पृथ्वी का ऊष्मा बजट। ये तो भाई साहब इतने आते, हीट बजट ऑफ अर्थ, हीट बजट ऑफ अर्थ, ये तो आप बिलीव नहीं करोगे, इतना आता है, इतना आता है कि मैं बता ही नहीं सकता आपको। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, नेहा का सबसे आखिरी में मुझे रिप्लाई है। ओके, हेडिंग डाल लेना, पृथ्वी का ऊष्मा बजट। देखिए, ये है हमारी अर्थ, ठीक है। अब ये जो है हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर है, यानी वायुमंडल है, ठीक है, वायुमंडल है। अब ये है सन, और सूरज की किरणें आ रही हैं हमारे पास, ठीक है। इस वायुमंडल में मैं मुख्य मुख्य चीजों की बात करूंगा। तो यहां पर है वाटर वेपर, जल वाष्प, वाटर वेपर, यहां पर है टर्बुलेंस, संवहन प्रक्रिया टर्बुलेंस होते हैं, टोम टर्बुलेंस, हवाओं का विक्षोभ, टर्बुलेंस को कहते हैं, हवाओं का विक्षोभ कहते हैं टर्बुलेंस को। यहां पर है, हो रही है स्कैटरिंग एंड रिफ्लेक्शन की प्रक्रिया, यहां पर हो रही है स्कैटरिंग, प्रकीर्णन और परावर्तन की प्रक्रिया भी हो रही है, ठीक है। तो ये हमारा एक प्रकार से पूरा वायुमंडल का क्षेत्र है, ठीक है दोस्तों। अब सूर्य का, आराम से समझना, सूर्य का एक प्रकाश आया, यह है प्रकाश, रेडिएशंस। सूर्य का प्रकाश आया, तो ड्यू टू स्कैटरिंग एंड रिफ्लेक्शन, परावर्तन, मैंने बताया परावर्तन क्या होता है, धूल के कण से टकराएगा, वापस भी लौट जाएगा, हाँ या ना, फैल जाएगा। तो आया, तो लगभग 35%, ध्यान रखना, धूल के कणों का, यहां डस्ट पार्टिकल और लिख देता हूं, जस्ट बिकॉज ऑफ डस्ट पार्टिकल, धूल के कणों के कारण जो ऊपर से प्रकाश आ रहा है वो डायरेक्ट टकरा के ऐसे आया और ऐसे लौट गया, यानी सूरज में नहीं जाएगा, अंतरिक्ष में, इसे कहते हैं शून्य। स्पेस क्या है, जगह, स्पेस का मतलब क्या होता है, स्पेस मतलब जगह, और जगह को कहते हैं शून्य, कुछ नहीं वहां पे, खाली। तो प्रकाश का आया 100% है, मानो ये रहा 100% कैलकुलेशन, 100% रेडिएशन, विकिरण। तो 35% 100% में से स्कैटरिंग, यानी डस्ट पार्टिकल्स ने, और कोई भी कण मान लो, स्कैटरिंग और रिफ्लेक्शन के प्रोसेस के कारण वापस कर दिया, अंतरिक्ष में शून्य हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, सॉरी यार, अब क्या हुआ, एक और आया,
एक और आया वायुमंडल। वायुमंडल में सब कुछ है, जलवाष्प भी है, टर्बुलेंसेस हैं, बहुत सारी चीजें हैं। जैसी आया 14, इन्होंने क्या किया, ये खुद गर्म हो गए, पृथ्वी तक नहीं आने दिया। जैसे तुम्हें खड़ा कर दें, तुम्हारे ऊपर पानी डाल दें, तुम्हारे भी गिर गया पानी, नीचे नहीं जाएगा, तुम ही सोख लोगे, ऐसे वायुमंडल हुआ। तो 14% हमारे वायुमंडल ने रिफ्लेक्ट नहीं किया, उन्होंने रिफ्लेक्ट नहीं किया, उन्होंने खुद ही अवशोषित कर लिया, हम खुद ही गर्म हो गए। जो ड्रॉपलेट्स थी, वायुमंडल था, बादल जो भी थे, वो सब खुद ही गर्म हो गए, रिफ्लेक्शन एब्जॉर्ब कर ली, गैसेस CO2 गर्म कर ली। अभी भी हमारे धरती पर नहीं आया, याद रखना 35% लौट गया स्कैटरिंग और रिफ्लेक्शन के कारण, 14% ऊपर से आया, तो ऊपर वायुमंडल में ऊपर ही गर्म है, हमारे पास अभी भी धूप वो नहीं, रेडिएशन नहीं आया 14%। तो यहां लिखेंगे हम 14% एब्जॉर्ब, 14% एब्जॉर्ब हो गया। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? ये ऊपर से रेडिएशन आ रहा है, अब इसका टोटल अगर करेंगे तो 49% बैठेगा, 35 और 14 मतलब 49%। तो आप देखेंगे ये जो 49 की जो फिगर है, हमने जो 49 की फिगर जो बनाई है, ये एक ऐसी फिगर है जो 100% इंसोलेशंस जो ऊपर से हमारे पृथ्वी पर आ रहा है, वो पृथ्वी पर तो आया ही नहीं है, वो कहीं ना कहीं तरीके से लौट गया। ठीक है, 14% एब्जॉर्ब हो गया हमारे। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारे वायुमंडल के द्वारा कितना प्रतिशत सूर्य तप को अवशोषित कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो 14% आपको लिखना होगा, 14% औसतम, नहीं तो यहां पे ज्यादा है, ध्रुवों पे कम है, लेकिन औसतम अगर हम बात करें तो 14% एब्जॉर्ब हो जाता है हमारा इंसोलेशन। नहीं, मैंने आपको बोला था वो पृथ्वी के जब धरातल से टकरा के वापस जाएगा वो अल्बीडो के कारण कहलाएगा, जो पृथ्वी उसे रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है ना, उसे हम कहेंगे पृथ्वी का अल्बीडो। मेरी बात को आप ध्यान रखना, पृथ्वी जो विकसित, और अगर आप ऐसे भी कहते हो जो टकरा के वापस हो जाना, वो भी कहीं ना कहीं एक प्रकार का अल्बीडो ही कहलाता है। जहां पर भी परावर्तन की प्रक्रिया दिखाई देने हैं आपको, वो आप घटना अल्बीडो के अंतर्गत ही आती है। हर एक वस्तु की अपना स्वयं का अल्बीडो होता है। तो तुमने गलत नहीं लिखा, नेहा समझ में आया? आपने गलत नहीं लिखा, हर किसी का अपना अल्बीडो होता है। ठीक है बेटा, ठीक है नेहा, आगे बढ़ू। ओके, अब देखिए 49% जो था वो हमारी पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाया है। अभी हमारे पास कितना बचा? 51%। दोस्तों ये याद रखना, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछते हैं कितना प्रतिशत नहीं पहुंच पाता, 49% नहीं पहुंच पाता, कितना प्रतिशत पहुंच जाता है, तो 51% पहुंच जाता है। समझ में आया? तो 51% जो हमारा है, इसमें क्या होता है, सुनना मेरी बात सुनना, मैंने क्या बोला था, विसरित दिवा प्रकाश। इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले उस टॉपिक का डिस्कशन किया था मैंने, डिफ्यूज डे लाइट, यस और नो, डिफ्यूज डे और लाइट। तो जिस प्रकार ये स्कैटरिंग और रिफ्लेक्शन 35% को शून्य में भेज रहे हैं, उस प्रकार यही स्कैटरिंग और रिफ्लेक्शन टकरा के पृथ्वी पर भी भेजते हैं। आके ये रिफ्लेक्शन ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। इसे कहते हैं विसरित दिवा प्रकाश, डिफ्यूज डे लाइट।
और ये होता है दोस्तों 17%। 35% वापस भेज देते हैं ये, लेकिन बेचारे क्या करें, थक जाते हैं, तो कुछ पृथ्वी तक भी आ जाता है। उसे कहते हैं हम डिफ्यूज डे लाइट, और वो कितना होता है 17%। यानी इस 51% का एक हिस्सा 17% के रूप में डिफ्यूज डे लाइट के रूप में हमारे पास आ गया। ठीक है। और क्या होता है, सूर्य से डायरेक्ट भी, क्यों भैया धूप नहीं आती, हाँ या ना, सभी तो ना परावर्तन अपवर्तन के कारण आ रही है तुम्हारे पास, डायरेक्ट लाइट आती नहीं आती है। तो 35%, माफ करना 34%, 34% विकिरण, 34% विकिरण पृथ्वी पर प्रत्यक्ष रूप से, यानी डायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से भी आता है। 34% विकिरण प्रत्यक्ष रूप से भी पृथ्वी पर आता है। तो ये हमारा हो गया इस हिसाब से, तो 7 4 11, 1 3 और 4 5, यानी 51%। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, तो आप बताएंगे 35% लौट गया स्कैटरिंग और रिफ्लेक्शन के कारण, 14% एब्जॉर्ब कर लिया हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंस वाटर वेपर एंड सम अदर ग्रीन हाउस गैसेस। दूसरा 49% तो ये गया जो पृथ्वी तक कभी पहुंचा ही नहीं। जो पृथ्वी तक आया इंसुलेशन, सूरज का ताप, वो बेसिकली हमारे पास आया 17 और 34 की क्वांटिटी में। 17 डिफ्यूज ऑफ डे लाइट, और जो 34 है वो डायरेक्टली पृथ्वी पहुंच गया, यानी 51% अगर मैं बात करूं तो वो हमारा इस तरह पहुंच गया। इसे कहते हैं, इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, ऊष्मा का बजट पृथ्वी पर अभी खत्म नहीं हुआ, अभी बचा है। क्या इतना समझ में आया आपको? पहले मुझे इसका फीडबैक दो। क्या आपको इतना समझ में आया? मुझे इसका फीडबैक दो तो मैं आगे बढ़ूंगा। जी, सिर्फ 2 बच्चों का आया रिप्लाई मेरे पास अभी तक। नीड मोर रिप्लाई। लाइव क्लास है इसलिए तुम्हारा रिप्लाई पूछता हूं। डाउट हो तो 10 बार पूछ लो, नहीं हो तो कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? ओके, चलो ठीक है। अब देखो, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये जो 51% है, इसका क्या हुआ? ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है दोस्तों। अगर मैं एक बात बताऊं तुम्हें, ये जो 51% अगर डायरेक्टली आता रहे, कंटिन्यूसली आता रहे आता रहे आता रहे, तो या तो पृथ्वी पर बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ जाएगी, या फिर पृथ्वी पर बहुत ज्यादा सर्दी हो जाएगी। समझ में आ रहा है? अगर एक ही अमाउंट में एनर्जी मिलेगी, आप खुद सोचो, तो या तो अगर आप किसी को गर्म करते हो, कंटिन्यूसली गर्म करते हो, कंटिन्यूसली गर्म करते हो, कंटिन्यूसली गर्म करते हो, या तो वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगी, या फिर उसको कोई असर ही नहीं पड़ रहा आपकी गर्मी का, तो वो बहुत ज्यादा ठंडी हो जाएगी। हाँ या ना? तो दोस्तों, ये जो हमारा है 51% जो हमारा ये कैलकुलेशन है, तो इसका होता क्या है उसका मैं बताना चाहूंगा। उतना कंटिन्यूसली नहीं आता, मेरी बात समझ रहे हो ना? कंटिन्यूसली 51% मतलब मैं मोमबत्ती से किसी को गर्म करता रहूं ऊपर बाउल्स को लगा के, तो वो इतना गर्म हो जाएगा या फिर कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा और ठंडा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता। इसका क्या हो रहा है, नाउ आई एम डिस्कसिंग विद यू। ठीक है, क्लियर हो गया सभी का? ओके, देखो बेटा, 51% का क्या हुआ? इस 51% का
23%। चलो मैं इधर लिखता हूं बड़ा सा, एकदम खुल के कॉन्सेप्चुअल में नॉलेज देता हूं आपको। 51% का क्या हुआ, फर्स्ट 23% जो पृथ्वी पर आया, पृथ्वी ने लौटा दिया दीर्घ तरंगों के रूप में, टेरेस्ट्रियल बताया था वेव्स। तो पृथ्वी ने से परावर्तित हो जाता है, परावर्तित हो जाता है, यानी इसे कहते हैं पार्थिव विकिरण, पार्थिव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं इंग्लिश में, पार्थिव विकिरण। यानी जो आया 51% ऊपर से जो पृथ्वी पर आया, वो 23% पृथ्वी तो रिफ्लेक्ट कर रही है, तो दीर्घ तरंगों के रूप में, दीर्घ तरंगों के रूप में, माइक्रोवेव दीर्घ तरंगों के रूप में उसे वो लौटाती है। ठीक है, हां ये तो पृथ्वी पर आ गया रुचिका, लेकिन पृथ्वी पर आने के बाद क्या हुआ, मैं उसके बाद की बात बता रहा हूं। समझी रुचिका? मैंने बताया था ये तो पृथ्वी पर पहुंचने में सक्षम है, लेकिन पहुंचकर हो क्या रहा है, तो वो मैं तुम्हें बता रहा हूं रुचिका, कि इसके बाद क्या हुआ। मेरी बात समझ में आई रुचिका? 51 तो आ गया, अब 51 के बाद क्या होगा वो हमें डिस्कस करना है। ठीक है, तो देखो ये तो आ गया, 51 आ गया, वो तो काम खत्म हो गया। अब 51 का क्या हुआ, रुचिका ने अपने सिलेंडर में 51% में से कुछ प्रतिशत गैस भर ली। रुचिका ने क्या किया, इसका 40%, 51 तो आ गया, रुचिका ने क्या किया, जो बचा कुचा है उसकी रोटी बना ली, थोड़ी की पूड़ी बेल ली, थोड़ी की पनीर बना लिया, और क्या किया, अपने घर की टीवी जला ली, पिक्चर देख ली, पंखा चला लिया, एसी चला लिया, और क्या किया, और छोड़ दिया। यानी रुचिका के पास आ तो गया, यानी पृथ्वी पर आ तो गया, उसके बाद क्या, मेरा क्वेश्चन ये है। ठीक है ना, उसके बाद क्या, तो देखो, तो ये 51% जो पहुंचा ये मत लिख देना सिलेंडर में भर लिया हमने, यूज कर लिया, ये बहुत बड़ी ऊर्जा है चलो, तो 23% पृथ्वी ने परावर्तित कर दिया पार्थिव विकिरण के रूप में। ध्यान रखना, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं, TERRESTRIAL, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, TR, पार्थिव विकिरण मतलब TR, इसके रूप में उसको परावर्तित कर दिया दीर्घ तरंगों के रूप में। उधर से आ रही थी माइक्रो लघु तरंगे, या दीर्घ तरंगों के रूप में उसे पृथ्वी ने वापस किया। सुनना, फिर बचा आगे का 9%। 9% का क्या हुआ, जो हमारे संवहन होती हैं, और अगर मैं बात कहूं टर्बुलेंसेस होते हैं, हवाएं होती है, टर्बुलेंसेस होते हैं, उनके तक वो आके सीमित हो रहा है। ध्यान रखना, नहीं वो मैं समझा रहा था, तो आप ये लिखना 9% धरातल के विक्षोभ और संवहन के रूप में हो जाता है। 9% जो धरातल पे विक्षोभ चलते, विक्षोभ मतलब टर्बुलेंसेस, और संवहन जो कन्वेक्शन करंट धाराएं चलती हैं गर्म, उनमें आ जाता है धरातल पर। तो 9% धरातल के विक्षोभ, धरातल के विक्षोभ टर्बुलेंस कहते हैं, और संवहन धाराएं, संवहन धाराएं कन्वेक्शन करंट, इनमें उपयोग हो जाता है। ठीक है, अब बचा हमारा 9%, 19%। अब 19% जो है वो बेसिकली समुद्र पे पड़ेगा, समुद्र का पानी क्या करेगा, वो गर्म कर देगा। तो 19% पृथ्वी पर जल वाष्प बनाने के काम में चला जाता है। 19% वाष्पीकरण में रूपांतरित हो जाता है, जल वाष्प में बदल जाता है। गर्मी पड़ी, गर्मी भाप में बन गई, तो फिर ऊपर चली गई,
तो वाष्पीकरण जल वाष्प में रूपांतरित हो जाता है। समझ में आया? जल वाष्प में रूपांतरित हो जाता है। तो 909, 18, 19, 20, 21, 2, 4, 5, तो जो 51% जो ऊष्मा हमारी पृथ्वी पर आती है, अगर वो कंटिन्यू आती रहेगी, या तो पृथ्वी बहुत गर्म हो जाएगी या पृथ्वी बहुत ज्यादा ठंडी हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। 23% पृथ्वी रिफ्लेक्ट करती है दीर्घ तरंगों के रूप में, पार्थिव तरंगों के रूप में, टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस। 9% पृथ्वी रिड्यूस करती है, अपना हटाती है विक्षोभ, टर्बुलेंसेस, कन्वेक्शन करंट के रूप में। 19% जो पानी पे पड़ता है तो वो गर्मी में बदल जाता है, जल वाष्प में, वाटर में, वेपर में बदल जाता है। तो 51% इसी कारण पृथ्वी पर तापमान का संतुलन बना रहता है। इसी कारण कुछ बदल रहा है, कुछ रह रहा है, रुक रहा है, कंटिन्यूसली आता रहेगा तो पृथ्वी खौल जाएगी या फिर बहुत ज्यादा ठंडी हो जाएगी। समझ में आई इतनी बात मेरी? यस और नो? क्लियर हुआ दोस्तों? ध्यान रखना, अगर बात आती है, ओके रोहित का आंसर आया है, बाकी तो बताओ। और कोई मतलब मुझे बताओ, आंसर तो बताओ। ओके चलिए, आप ध्यान रखना, वायुमंडल जो मैंने बताया 35, 14, इन सभी का लास्ट क्वेश्चन है 48% वायुमंडल 48% जो उसके ऊपर आ रहा था ना, ये देखो, ये 19% जो तुमने ये भाप बनाई है पानी की, वो कहां गई? वायुमंडल में गई। ये 9% जो तुमने कन्वेक्शन करंट और विक्षोभ चलाए हैं, कहां गया? वायुमंडल में गया। तुमने जो 14% अवशोषित कराया है, कहां गया? वायुमंडल में गया। तुमने जो डायरेक्ट पृथ्वी पर आके रिफ्लेक्ट हुआ है, कहां गया? वायुमंडल में गया। तो वायुमंडल टोटल का जो उसके पास आया है, अगर उसे 100% मान लेते हैं, तो 100% में से 48%, 48% शून्य में भेज देता है। अपने 100% जो उसे मिल रहा है वायुमंडल को, उसका 48% शून्य में भेज देता है। तो इसके साथ ही, अभी नहीं, एक लड़की ने क्वेश्चन पूछा सर ठंडी कैसे होगी? अरे देखो क्या होता है, काफी दशाएं होती हैं। हमारे यहां बर्फ भी है, हाँ या ना? अब बर्फ है, उत्तरी ध्रुव, दक्षिण ध्रुव, कितनी ठंडक हो जाती है, हाँ या ना? अगर 51% धूप आ रही है या रेडिएशन आ रहा है, मानो 51% रेडिएशन कंटिन्यूसली आ रहा है, कंटिन्यूसली आ रहा है, कंटिन्यूसली आ रहा है, लेकिन उससे ज्यादा हमारी पृथ्वी पर ठंड का प्रभाव है। ये उस ठंड को कम करने में अगर 1% भी कम होता है तो ठंड धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी और ये 51% भी ना के बराबर हो जाएगा। सपोज तुम्हारी भगोनिया है, तुम्हारी भगोनिया का पानी बहुत जल्दी ठंडा हो रहा है, ठंड के दिनों में, समझना, ठंडा हो रहा है। अब तुमने उसे गर्म करने के लिए मोमबत्ती लगा दी। अब मोमबत्ती कंटिन्यू जला रहे हो, लेकिन मोमबत्ती का प्रभाव इतना नहीं हो रहा जितना बाहर के ठंड का प्रभाव हो रहा है। तो तुम्हारा पानी क्या होगा? मोमबत्ती कंटिन्यूसली जल रही है, लेकिन पानी और ज्यादा ठंडा होता चला जाएगा, क्योंकि बाहर का प्रभाव ठंड का ज्यादा है। या तो बहुत ज्यादा ठंडी हो जाएगी पृथ्वी, या फिर अगर 51% जो आ रही है और ये ठंड के प्रभाव से ज्यादा गर्मी है, अगर 1% ज्यादा गर्मी है, तो धीरे 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 पूरी पृथ्वी बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगी। तो वो कुछ भी हो सकता है, ये हमारे वैज्ञानिक कहते हैं। तो पृथ्वी ऐसा नहीं होने देती। समझ में आया सुमन? पृथ्वी ऐसा नहीं होने देना देती। तो पृथ्वी के द्वारा कहीं वाष्पीकरण ज्यादा है,
तो कहीं वाष्पीकरण कम है, मैंने बताया था नहीं बताया था, कहीं विक्षोभ ज्यादा है, कहीं विक्षोभ कम है, कहीं परावर्तन ज्यादा है, कहीं परावर्तन कम है। इस कारण क्या होता है, समस्त पृथ्वी पर ये जो 51% जो ऊर्जा आ रही है वो विभाजित हो जाती है। इसी कारण पृथ्वी ना ही ज्यादा गर्म हो पाती है और ना ही ज्यादा ठंडी हो पाती है, एक संतुलन की स्थिति में बनी रहती है। क्लियर हुआ? समझ में आया सुमन? नीड रिप्लाई फास्ट। दूसरा दोस्तों, आज हमने क्या क्या जाना, मैं एक बार ओवरव्यू आपको दे दूं। हर एक चीज को पूरे प्यार से समझाया है, ईमानदारी से समझाया है। हाँ देखिए, शुरुआत हुई थी मेरी यहां से सूर्य की किरणों के आधार पर। सूर्य कितना दूर है, कहां से ऊर्जा आ रही है, फ्यूजन से आ रही है, फोटोन के रूप में आ रही है, 23वां हिस्सा आ रही है, सबसे बड़ा है। फिर हमने इसके बाद चर्चा करी इंसोलेशन का अर्थ क्या होता है। इंस मतलब कमिंग, सो मतलब सोलर, एशन मतलब रेडिएशन, यानी सूर्य की किरणें हमारे पास आती है सूर्य से लघु में, पृथ्वी से रिफ्लेक्ट होती है दीर्घ के रूप में, पार्थिव तरंगों के रूप में। फिर मैंने आपको बताया प्रभाव, सूर्य की जो किरणों के प्रभाव हो रहे हैं वो कैसे होते हैं, किस प्रकार प्रभाव होते हैं, किस प्रकार ये जो इंसुलेशन है, मतलब गर्मी पूरी पृथ्वी एक समान नहीं रहती, अलग अलग रहती है, तो ये समझाया। इसके बाद हमने मैंने अर्थ बता के आपको एक और समझाया, यहाँ वाष्पीकरण बताया, ज्यादा समुद्र कहाँ है कैसे हैं उसके बारे में समझाया, स्कैटरिंग लाइट। फिर प्रकीर्णन और परावर्तन में अंतर बताया मैंने आपको कि सीधी सी बात है, जब उसके डायमीटर का व्यास कम होगा तरंग से तो स्कैटरिंग होगी, ज्यादा होगा तो रिफ्लेक्शन होगा, ये बताया। इसके बाद डिफ्यूजन विस्तृत दिवा प्रकाश बताया जो पृथ्वी तक पहुंचता है स्कैटरिंग से होकर, वो बताया। उसके बाद अल्बिडो बताया, लौटना, प्रकाश का परिवर्तन ही अल्बिडो होता है, नेहा ने क्वेश्चन भी पूछा था, अल्बिडो बताया। फिर परावर्तित, फिर हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया हर चीज का, 34% अल्बिडो होता है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऊष्मा बजट समझाया कि ऊष्मा बजट में हमारे कैसे कैसे होता है कि शून्य 35% आता है, रिफ्लेक्शन हो जाता है, 14% अवशोषित किया लिया जाता है, जो पहुंचता है 34 पहुंचता है डायरेक्ट और 17 पहुंचता है। फिर हमने बात की इसका होता है क्या 51% का, तो हमने चर्चा करी इसकी। फिर आपने उठा के कि पृथ्वी से 23% हमारा अधिक तरंग रूप परावर्तित होता है, 9% ऐसे होता है, 19% वैसे होता है जलवाष्प के रूप में। फिर हमने 48% में बताया जो टोटल है, जो जा तो रहा है एटमॉस्फेयर में ही ना, तो 48% एटमॉस्फेयर फेंक देता है अपना वायुमंडल में। तो दोस्तों, हाउ वाज द क्लास? क्लास कैसी थी, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? इस हिसाब से सूर्य का क्षेत्र जो है, अब हम पृथ्वी पर आ जाएंगे, समाप्त होता है ये वाला एक अध्याय। एकदम सीक्वेंस में, एकदम सिस्टमैटिक आपके लेक्चर चले, आपको नोट्स दिए गए, आज ये टॉपिक समाप्त होता है। कल के दिन मतलब अगले, कल तो टेस्ट चलने वाले हैं अच्छे खासे, तो अब हमारा अगला चैप्टर शुरू होगा। अब बात है टेस्ट की, तो मैं आपको टेस्ट के बारे में बता देता हूं। मैं टेस्ट कोई एमसीक्यू के रूप में नहीं लूंगा और ना ही मैं वो लूंगा सब्जेक्टिव। मैं टेस्ट लूंगा, अभी मन में आई मेरी बात, बहुत दिनों से आपसे बात भी नहीं हुई है और जरा पता भी लग जाए, मैं फेस टू फेस लूंगा। फेस टू फेस मतलब वीडियो कॉल के थ्रू लूंगा। किसके थ्रू लूंगा? मैं वीडियो कॉल के थ्रू लूंगा। तो वीडियो कॉल में जो स्टूडेंट्स हैं मैं ग्रुप में डाल देता हूं, मुझे पर्सनली अपना नाम भेज देना कि सर मैं वीडियो कॉल के लिए तैयार हूं। तो वीडियो कॉल के थ्रू टेस्ट हम लेना शुरू करेंगे 8 बजे से, व्हाट्सएप के थ्रू 8 बजे से, फेस टू फेस 8 PM 8:30 में बता दूंगा, लेना शुरू करेंगे। ज्यादा बच्चे नहीं होते, तो कोर्स क्या है कैसे मैं अपडेट कर देता हूं ग्रुप में आप लोगों को। तो कल वीडियो कॉल के थ्रू टेस्ट चलेगा, फेस टू फेस में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, है ना, आप मुझे बताएंगे उस आधार पर, जैसे पहले होते थे हम तो लेते आ रहे हैं बच्चों के,
वैसे ही टेस्ट होगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। हाँ, कल के दिन मैं आपकी एक फिजिक्स की क्लास लूंगा। टाइमिंग है मेरा 4 बजे से, शाम को 4 बजे मेरी फिजिक्स क्लास है, पेड बैच की बात कर रहा हूं। शाम को 4 बजे मेरी फिजिक्स की क्लास और होगी। मैं अभी व्हाट्सअप कर देता हूं उन्हें यहाँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। कल के दिन शाम को 4 बजे एक और क्लास है, मैं सिलेबस बता देता हूं। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर एंड हैव अ गुड नाइट।